आपसे एक सवाल मैं पूछ लूं आकर के, क्योंकि कल हमने चर्चा की थी इस विषय पे कि गन्स आर गिवन टू बॉयज, गन्स आर गिवन टू बॉयज एंड डॉल्स आर गिवन टू, या डॉल्स टू बॉयज, डॉल्स टू गर्ल्स. What kind of stereotype is this represent? यानी लड़कों को गन्स दी जाती हैं, यानी खेलने के लिए, टॉयज की बात हो रही है, तो लड़कों को खेलने के लिए क्या कहते हैं, टॉयज के रूप में गन्स देते हैं, बंदूकें, छोटी छोटी पिस्टल वगैरह जो बच्चों की खेलने की आती हैं, और लड़कियों को डॉल्स दी जा रही हैं. ये एक तरह के स्टीरियोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, ये बात तो क्लियर है ना. वहीं आपको ये पहचानना है कि किस तरह के स्टीरियोटाइप को रिप्रेजेंट करता है. देखिए, स्टीरियोटाइप बहुत तरह के होते हैं समाज में. स्टीरियोटाइप क्या है? रूढ़िबद्धता. क्या है रूढ़िबद्धता? जो कुरीति या कोई एक चीज, एक स्टैंडर्ड सेट मान लिया गया है, सभी को लेकर के जनरलाइज कर दिया गया है, सामान्यीकरण कर दिया गया है कि अगर 4 लड़कियों को कोई चीज पसंद है तो सारी लड़कियों को वैसा ही पसंद होगा. और जो पुराने समय से चली आ रही है, जैसे लड़कियां वीक होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, ये सब क्या स्टीरियोटाइप है. जबकि लड़कों का रोना मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. मतलब ये नहीं कि लड़के रोते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि रोते हुए लोग मुझे बहुत पसंद है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है. बट दैट शोज कि जो सोसाइटल कंडीशनिंग है, जहां लड़कों को रोने की बहुत ज्यादा आजादी मिली ही नहीं है. वहीं मेरे कई दोस्त हैं जो कई बार हम बात करते हैं और वो रो पड़ते हैं, और दे आर लाइक वेल बिल्ड, 6 फीट टॉल, और ये सारी जो बिल्कुल प्रॉपर स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन है मैनहुड की, दे रिप्रेजेंट दैट, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में. और जब इमोशनल बात होती है और कोई रो दे, स्पेशली अगर कोई मेल रो दे मेरे सामने, तो मुझे बड़ा, मतलब ठीक है वो उसका दुख है, वो एक अलग चीज है, बट बड़ा अच्छा सा मुझे कई बार लगता है कि वो कंडीशनिंग कहीं ना कहीं हम ब्रेक कर पाए. और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि कोई रो दे तो वो कमजोर हो गया. रोना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल टास्क है ना. उतना इजीली मैं भी नहीं रो पाती हूँ. मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग, चाहे लड़की हो या लड़की हो, जो आसानी से, सरलता से, सहजता से रो पाते हैं. मतलब आप अपने इमोशंस को दबा नहीं रहे हैं, उनको जकड़ नहीं रहे हैं, उनको आप बहने दे रहे हैं. और व्यक्ति ऐसा हो जाता है बहुत बार कि बहुत सारी चीजें आप देख चुके होते हैं, और कई बार, मतलब मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि मैनेज कौन करेगा अगर मैं रोने बैठूंगी तो लेकिन वो रोना महत्वपूर्ण है, वो एक इमोशन है. तो वो अपने आप में बहुत प्यारी चीज मुझे लगती है कि अगर कोई मेल वैसे आंसू से खुद को एक्सप्रेस कर पाए, फीमेल्स भी, बट उनके अराउंड स्टीरियोटाइप ज्यादा है मेल्स के अराउंड. कोई भी व्यक्ति अगर रोता है तो रोने से कोई कमजोर नहीं होता है ना. तो ये स्टीरियोटाइप है कि लड़के तो रोते नहीं है. हमारे यहां तो एक्सप्रेशंस तो दबा ही दिए गए हैं ना हमारे सबके, ठीक है ना. खैर, तो वो एक बात हुई. तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है, जो चीज चली आ रही है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, चूड़ी पहन लो, ये सब स्टीरियोटाइप हैं कि चूड़ी पहनने को कमजोर दर्शा रहे हैं आप. ठीक, हाँ. स्टीरियोटाइप और भी बहुत तरह के हो सकते हैं. मैं कल भी आपको बता रही थी, कोई व्यक्ति मान लीजिए बिहार से आता है, तो बहुत जगहों पे आप देखते हैं मीम्स बने हुए हैं, कितने मजाक उड़ाया जाता है ना. कोई किसी और रेस से आता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं. गांधी जी के साथ जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ साउथ अफ्रीका में, तो ये सब स्टीरियोटाइप पे ही तो बेस्ड है कि यहां का व्यक्ति इस जगह का तो ऐसा होगा, इस जाति का व्यक्ति है तो ऐसा होगा. समझ पा रहे हो बिस्मिल? तो स्टीरियोटाइप कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैं आपको 2-3 उदाहरण यहां दे देती हूं. ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, सोशल स्टीरियोटाइप है, रेशियल स्टीरियोटाइप है, और या फिर ये जेंडर सोशल कल्चरल स्टीरियोटाइप है, यानी सांस्कृतिक. ये दुनिया भर में होती है ये चीज, है ना. दुनिया भर में होती है. हाँ, कि अगर कोई रो दे तो कहते हैं लड़कियों की तरह रोते हो, अरे लड़की है क्या. ये क्या है? ये अपने आप में बड़ी खराब स्टीरियोटिपिकल बात है. वो अगर लड़कियां रो पा रही हैं, वो भी सोसाइटल और कंडीशनिंग और सोशलाइजेशन, उसमें बहुत सारे रीजंस है. अगर मेल्स का वैसा सोशलाइजेशन हुआ होता तो शायद वो भी खुद को वैसे ही एक्सप्रेस कर पाते. ठीक है ना. तो
ये जेंडर स्टीरियोटाइप, कई लोग कह रहे हैं सोशल स्टीरियोटाइप, कह सकते हो आप, क्योंकि जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी से ही जुड़ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम यहां पे देखें ये जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाएगा। अगर टू बी प्रिसाइज अगर हम देखें, जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाएगा। लैंगिक रूढ़िबद्धता है ये, लिंग के आधार पे कुछ चीजों को रूढ़िबद्ध कर दिया गया है, कुछ पूर्वानुमान लगा लिए गए हैं, पूर्व निर्मित धारणाएं बना ली गई हैं, पहले से प्री कंसीव्ड नोशंस कहते हैं इनको, कि एक थॉट बना करके जी रहे हैं। तो ये जेंडर के आधार पे स्टीरियोटाइप यानी गढ़ दी गई हैं चीजें, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। अगर किसी रेस के बारे में होता तो ये रेशियल स्टीरियोटाइप हो जाता कि काले लोग ऐसे होते हैं, सफेद लोग ऐसे होते हैं। काले और सफेद से मेरा मतलब है जो अमेरिकन और निग्रोज एंड ये वो जो पूरा कल्चरल वो चलता है, मतलब रेशियल एक डिफरेंस चलता है। अच्छा, तो बायोलॉजी वाले सर क्या करेंगे अगर हिमांशु मैम क्लास नहीं ले रही हैं, तो उन्हें क्यों परेशान करते हो भाई, शिखा कह रही है ना। चलिए खैर, तो ये एक बात है। मेरे केस में मुझसे ही करो शिकायत, या फिर उदय सर को बोल सकते हो हद से हद। बाकी लोगों से तो मेरे तक पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, मतलब वो बात डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में, तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। बाकी आप कोई भी फीडबैक किसी और टीचर को लेकर के है तो हाँ, मैं मैनेज कर लूंगी, मतलब वो समस्याएं आप बता सकते हो, वो हम देख लेंगे। बट मेरी समस्या जो है, या तो उदय सर को आप बताओगे या मुझे बताओगे, तो ही उसका समाधान निकलेगा, बाकी किसी और से नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये सारे बैचेस की जो जिम्मेदारी है, चलिए बिल्कुल। तो जेंडर स्टीरियोटाइप या लैंगिक रूढ़िबद्धता इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, ब्लू कलर, और ये आपको लग रहा होगा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये DEET+B DOE में भी पूछा जा चुका है, जिससे नौकरी मिलती है। ले चलेंगे जी आपको भी खान सर के भोज में। ठीक, ये हर जगह पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, सीटेट हो, कोई भी पेपर हो। क्वेश्चन है, ब्लू कलर is associated with boys, यानी नीले रंग को लड़कों के साथ सहसंबंध किया जाता है, जोड़ा जाता है ना, एसोसिएट किया जाता है। ब्लू कलर इज एसोसिएटेड विद बॉयज एंड पिंक कलर इज एसोसिएटेड, इज लिंक्ड लिख देते हैं, इज लिंक्ड विद गर्ल्स, what does it represent या show। और क्या ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से है? ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दर्शाता है, यानी भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, या फिर जेंडर बायसनेस दर्शाता है। देखना इसमें मैं ऑप्शंस आपको घुमा के दूंगी, यानी लैंगिक पक्षपात, जेंडर स्टीरियोटाइप दर्शाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखना आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, हिंदी में मैं बोल रही हूं साथ साथ, वो पूरा बोर्ड फिर भर जाता है अगर हिंदी में भी इसको लिखूंगी तो। थोड़ा छोटा करके अगली बार करेंगे ट्राई। 3 बजे वाली क्लास हुई नहीं है इस हफ्ते, नेक्स्ट वीक से हो जाएगी, वेडनेसडे से। ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट भी हो जाएगा, तो उसमें फिर ये एक अलग बैच है, सबकी नहीं होती 3 बजे क्लास, बस सीटेट वालों की होती है 3 बजे क्लास। ये शाम वाली क्लास कंबाइंड हो रही है कुछ दिनों तक, ठीक है ना। हिंदी में भी लिखवा देंगे अगली बार से, चाहो तो मैं लिख दूंगी, बट उसमें समय ही जाएगा, है ना। कि आप समझ लो ना, नीले रंग को लड़कों के साथ जोड़ा जाता है और पिंक कलर को, गुलाबी रंग को लड़कियों के साथ जोड़ा जाता है। ये क्या दर्शाता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लैंगिक भेदभाव, लैंगिक पक्षपात, रूढ़िबद्धता, या फिर सभी, उपरोक्त सभी जिसको हम कह देते हैं।
उपरोक्त सभी। बताइए। हाँ, ये प्री डिफाइंड है। बॉयज आर स्ट्रॉन्ग, गर्ल्स आर इमोशनल, ये सब स्टीरियोटिपिकल बातें होंगी। ऑल के साथ हम नहीं जाएंगे यहां पे, क्योंकि हमारे पास टू द पॉइंट आंसर है। हालांकि एग्जामिनर के पास हमेशा ऑप्शन होता है कि वो ऑल ऑफ द अबव, अगर बिल्कुल पूरी तरह से नहीं काटा जा सकता किसी ऑप्शन को, तो ऑल ऑफ द अबव के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन इस केस में, क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है ना, तो इस केस में आपको ऑल के साथ नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये सीधा सीधा किस तरफ जाएगा, स्टीरियोटाइप की तरफ जाएगा। जनरली तो आपको इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव देगा भी नहीं एग्जामिनर, क्योंकि आपसे दुश्मनी थोड़ी है, आप फंस जाएंगे नहीं तो। क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देखिए डिस्क्रिमिनेशन तो यहां सब में है, स्टीरियोटाइप में भी है, बायस में भी है। डिस्क्रिमिनेशन तो खुद ही डिस्क्रिमिनेशन है ना। डिस्क्रिमिनेशन है भेदभाव, किसी भी आधार पे आप किसी एक को इधर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी को कम समझ रहे हैं, किसी को ज्यादा समझ रहे हैं, ये भेदभाव है। पक्षपात क्या है, किसी भी एक तरफ आप झुके हुए हैं, तो बायसनेस में डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। स्टीरियोटाइप जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले चला आ रहा है, जरूरी है, अगर वो स्टीरियोटाइप बना ही तब है कि वो एक नेगेटिव चीज है। स्टीरियोटाइप कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, तो वो ऑलरेडी उसके साथ नेगेटिव कोनोटेशन ऐड है, तो वो स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्ध हो चुका है कि लड़कों के लिए ब्लू कलर और लड़कियों के लिए पिंक कलर। अभी हमारी एक स्टूडेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ाती है, डीओई में, बहुत कम वैकेंसी में, 45 वैकेंसी में आई थिंक उनका सिलेक्शन हुआ था, और 170 या कुछ नंबर थे 200 में से। और ये तब की बात है जब बीएड वालों को अलाउ किया हुआ था, तो सोचो कितना अच्छा कंपटीशन रहा होगा। और वो क्योंकि एनडीएमसी में है, तो उनको एक घर मिला हुआ है प्रॉपर अलग से, दिल्ली सरकार ने दिया हुआ है। अभी वो यूपीएससी की तैयारी करती हैं साथ साथ, इस बार मेंस लिख रही हैं, यूपीएससी का नहीं, पीसीएस का लिख रही हैं। तो क्या कहते हैं उसको, तो अभी कुछ दिन पहले बता रही थी उनका बर्थडे था या तो कोई तो इवेंट था, बर्थडे ही था आई थिंक, तो वो स्कूल में बच्चों को पेन बांट रही थी बर्थडे के उपलक्ष्य में, पेन और टॉफी व्हाटएवर। तो लड़कों को पिंक कलर का पेन लेने में समस्या हो रही थी, प्राइमरी क्लास को पढ़ाती हैं, पीआईटी में है, तो लड़कों को पेन लेने में, पिंक कलर का पेन लेने में समस्या हो रही, नहीं मैम ब्लू वाला दो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं पिंक ही दूंगी, बताओ लोगे। फिर बच्चों को थोड़ा समझाया जाए प्यार से, जैसे, तो जब बचपन से टीचर ही उस चीज को प्रमोट नहीं करेगा जो बाहर समाज में वो सीख के आ रहा है, उस थॉट को अगर बदला जाएगा तो वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज में उन्होंने देखा है, अरे लड़की जैसे कपड़े पहने, अरे पिंक कलर पहन लिया, अगर कोई लड़का पिंक कलर पहन लिया, यही तो करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, ठीक है ना। तो ये एसोसिएशन है जो चला आ रहा है, जब भी कोई चीज चली आ रही है तो वो स्टीरियोटाइप है। ब्लू कलर लड़कों के साथ और पिंक कलर लड़कियों के साथ एसोसिएशन, दिस इज चला आ रहा है प्री कंसीव्ड नोशन। बात सही है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्धता कहेंगे, बायसनेस इसलिए नहीं कहेंगे, बायसनेस किसी भी तरफ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि लड़कों के साथ कोई भेदभाव कर रहा हो या लड़कियों की तरफ ज्यादा झुका हुआ हो लड़कों को छोड़ करके, तो बायसनेस में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये क्योंकि चली आ रही चीज है, रूढ़िबद्ध है, ठीक है ना। इन तीनों ही वर्ड्स को नेगेटिव मानना है, इनसे बचना है। आपको जेंडर रिस्पॉन्सिव टीचर बनना है। जेंडर रिस्पॉन्सिव क्या होता है? जो जेंडर सेंसिटिव हो, जो जेंडर न्यूट्रल हो, किसी भी एक तरफ ना झुका हुआ हो। आपको भाषा भी जेंडर न्यूट्रल इस्तेमाल करनी है क्लास में, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, यानी लैंगिक तटस्थता वाली भाषा। आपकी भाषा में लैंगिक तटस्थता होनी चाहिए, लैंगिक तटस्थ भाषा। बात सही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की, तो लैंगिक तटस्थ भाषा की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी एक जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो टीचर की भाषा ऐसी होनी चाहिए। जेंडर रिस्पॉन्सिव टीचिंग आपको करनी है। कोई कह रहा है, अंसारुल कह रहे हैं आप तो क्वेश्चन में फंसा लेते हैं, गलत हो जाता है। तो जरूरी है ना, अगर नहीं फंसाऊंगी तो फिर पेपर में जरूरी नहीं इतना ही फंसाए आपको, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा जब हम चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, उसके दौरान तो ये किया जा सकता है ना। जेंडर रिस्पॉन्सिव टीचिंग आपको करनी है, यानी आप रिस्पॉन्सिबल हो जेंडर के प्रति जब आप जेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जेंडर, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों हैं, तो जो पुरानी चीजें कुरीतियां चली आ रही हैं, प्री कंसीव नोशन, उनको भी आपको संभालना है। अब्दुल, थैंक यू। तो अगर हम बात करें जेंडर रिस्पॉन्सिबल टीचिंग आपकी होनी चाहिए एज अ टीचर, आपको किसी तरफ झुकना नहीं, बट सेंसिटिव होना है, संवेदनशील होना है जरूरत के अनुसार। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज क्या है भाई? किसी के काम से उसके जेंडर का क्यों पता लगे। आज भी मैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक में देखती हूं, कई बार बहुत सारे लोग चेंज कर चुके हैं इस चीज को, कि चेयरमैन ही वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये चेयरमैन क्या दर्शाता है? चेयरमैन लिखा हुआ दर्शाता है कि आप लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शा रहे हैं। क्यों?
आपका इवन केंद्रीय विद्यालय का जो अभी एक नोटिस आया था कुछ टाइम पहले, मैंने इस चीज को हाईलाइट किया था ट्विटर पे भी, आई थिंक डाला था हमने, याद भी नहीं है मुझे ट्विटर, क्योंकि मैं बहुत कम यूज करती हूँ। तो चेयरमैन ही लिखा हुआ है। भाई क्यों लिखा हुआ है चेयरमैन? हम पढ़ाते पढ़ाते यहां घिस जा रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि भाई जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। किसी के पद में किसी का जेंडर क्यों छिपा हो? चेयर पर्सन होगा, चेयरमैन नहीं होगा, है ना? हाँ बिल्कुल अलसाबा। तो ये चेयर मैन ना होकर के क्या होना चाहिए? चेयर पर्सन होना चाहिए। अध्यक्षता मैटर कर रही है ना यहां पे, ये थोड़ी कि जेंडर क्या है, मैन सिर्फ चेयर पर्सन जो है वो मैन ही होगा, ये ऐसा दर्शाया जा रहा है। समझ रहे हो ना प्रियंका? अभी ये कॉमन यूजेस में आया नहीं है बट आ रहा है। जैसे अभी बीसीसीआई ने आई थिंक कुछ टाइम पहले कर दिया था, अब तो हो गए 2-3 साल, कि बैट्समैन ना यूज करके आप बैटर यूज करो। बैटर क्या है भाई? जो व्यक्ति बैट का इस्तेमाल करता है। अब वो फीमेल भी तो हो सकती है, बैट्समैन ही क्यों कहलाएगी? कोई फीमेल अगर फीमेल क्रिकेटर है तो बैट्समैन ही क्यों कहलाए? मेल भी बैटर है और फीमेल भी बैटर है, विराट कोहली भी बैटर है और स्मृति मंदाना भी बैटर कहलाएंगी। मैन क्यों बताना है? बैट पे थोड़ी लिखा हुआ है जेंडर किसका है। काम से दर्शाइए आप। वो काम में टीचर है तो टीचर मेल भी हो फीमेल भी हो, हाउ डज इट मैटर? काम इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स मैन ही क्यों हो? बिल्कुल खुशबू। तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ये लैंग्वेज जेंडर स्टीरियोटिपिकल हो जाती है, जेंडर बायसनेस हो जाती है इसमें। अगर आप आपके पद में जैसे कैमरामैन ही क्यों होगा भाई? कैमरा पर्सन नहीं हो सकता? हो सकता है कोई फीमेल, हो क्या सकता है दुनिया में बहुत, हमारे आसपास नहीं हुआ एक अलग बात है। तो कैमरा पर्सन, जो व्यक्ति कैमरा यूज करे वो कैमरा पर्सन। अब वो मेल हो फीमेल हो, उसका जेंडर थोड़ी मैटर करेगा, उसका पद महत्वपूर्ण है। तो कैमरा पर्सन इज राइट बट कैमरा मैन इज स्टीरियोटिपिकल। तो आपको जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है ना? कैमरा मैन ही होगा ये किसने कह दिया? जैसे डॉक्टर जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन समाज में कई लोग हैं वो भी मेल फीमेल बांटते रहेंगे, है ना? प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य या चार्या हो, तो प्रिंसिपल तो अंग्रेजी का प्रिंसिपल तो क्या है? जेंडर न्यूट्रल ही है। एग्जैक्टली। नहीं मैन में तो सब क्यों आ जाएगा भाई? अंसारुल कह रहे हैं मैडम मैन में तो सब आ जाता है, चाहे फीमेल हो या मेल हो। ये पुराने जमाने से चीजें की गई हैं कि जब हम कह रहे हैं, अरस्तु कह रहे हैं मैन इज अ सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो क्योंकि हमारा ध्यान सारी फिलॉसफी सारी चीजें जो है वो मेल सेंट्रिक ही रही, तो हमने ये मान लिया कि मैन मतलब मनुष्य की बात हो रही है। वो हर जगह नहीं होती है। कैमरा मैन मतलब कैमरा मनुष्य नहीं हो रहा है ना? तो कैमरा पर्सन, बैट्समैन नहीं बैटर, चेयरमैन नहीं चेयर पर्सन। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में अगर हो रही हो तो ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। न्यूट्रल मतलब जीरो। आपकी बाइक में गाड़ी में गियर होता है ना न्यूट्रल पे लगाने का, मतलब वो किसी गियर में नहीं है ना? तो जीरो, किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं है, बायस्ड नहीं है, ये न्यूट्रल है। इस भाषा से ना मेल की तरफ आप झुक रहे हैं ना फीमेल की तरफ आप झुक रहे हैं, यू आर न्यूट्रल। हाँ इंजीनियर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, बिल्कुल। तो ये बेसिक बातों का ध्यान रखना है। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर ये आपका बायस, इन सब से बचना है। ऋत्विक कह रहे हैं हिमांशु मैम ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स बाय वियरिंग ब्लू। हाँ बिल्कुल, ब्लू इतना प्यारा रंग है, क्या दिक्कत है? सारे रंग आप पहनो जो आपका मन करे। हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग है, उसकी चॉइसेस अलग होती हैं। क्यों हम कपड़ों को चीजों से जोड़ रहे हैं? चलिए, हाँ बिल्कुल। हाँ डर्मेटोलॉजिस्ट तो साइंटिस्ट, तो वहां पे जेंडर का कोई यूज नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर एक कल्चरल थिंग है कि जो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन है सिंदूर की वो उस तरह से है, तो वो गवर्नमेंट यूज कर रही है उस चीज को। वो कहीं ना कहीं हल्का सा इक्विटी बेस्ड कह सकते हैं। एनीवेज आते हैं हिडन करिकुलम यानी प्रचंड बहुत सारे परिवर्तन, तो शायद मैं और आप जीवन भर में देख पाए ना देख पाए पता नहीं है, ठीक है ना? चलो, तो हिडन करिकुलम यानी प्रचंड पाठ्यचर्या। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो अंतर्निहित होते हैं, इम्बाइब्ड होते हैं, इंटरनलाइज्ड होते हैं हमारे अंदर करिकुलम से भी या करिकुलम में भी, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। तो हिडन करिकुलम या प्रचंड पाठ्यचर्या की जब हम बात कर रहे हैं, तो हिडन करिकुलम रेफर्स टू द अनरिटन, अनऑफिशियल एंड ऑफन अनइंटेंडेड लेसन्स, वैल्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स दैट स्टूडेंट्स लर्न इन स्कूल। यानी हिडन करिकुलम जो है वो रेफर करता है अनरिटन, अनऑफिशियल एंड ऑफन अनइंटेंडेड लेसन्स,
यानी जो प्रचंड पाठ्यचर्या है वो दर्शाती है चीजें जो डायरेक्टली लिखी नहीं गई है सिलेबस में या करिकुलम में कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अनऑफिशियल है, कोई ऐसा ऑफिशियल कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है। एंड ऑफन अनइंटेंडेड लेसन्स, इनडायरेक्टली जो आप सीख जाते हैं, जैसे इस क्लास से आप इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीख रहे होंगे, मेरे कंडक्ट से सीख रहे होंगे, है ना, तो वो इनडायरेक्ट वे में जो हम सब कुछ सीख जाते हैं जो शायद सिलेबस में है या नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली है। ठीक है, तो हिडन करिकुलम रेफर्स टू द अनरिटन, अनऑफिशियल एंड ऑफन अनइंटेंडेड लेसन्स, values and perspectives that students learn in school and perspectives that students learn in schools। तो वो values, वो मूल्य, वो देखने का नजरिया, वो lessons जो व्यक्ति स्कूल से unintentionally ही सीख लेता है, नेचुरली ही सीख लेता है। जैसे जब मैं बुलंदशहर में थी, मैं ये एग्जांपल हर बार देती हूं, तो हमारा स्कूल था वो सरस्वती विद्या मंदिर टाइप का क्या मतलब था ही, तो गर्ल्स स्कूल था। तो हमारे यहां वो होता था, भोजन मंत्र होता था पूरे स्कूल में, माइक पे भोजन मंत्र होता था लंच के टाइम पे। तो लंच की बेल लगेगी, फिर भोजन मंत्र होगा, तब लंच करेंगे सब, है ना। तो अब वो भोजन मंत्र ऐसा नहीं कि उसमें डायरेक्टली थोड़ी लिखा है कि आप भोजन को रिस्पेक्ट करें, ये करें, वो मतलब है उसमें, लेकिन इनडायरेक्टली आप क्या सीख रहे हैं, ठीक है, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, समथिंग समथिंग, एक ग्रेटफुलनेस की, ग्रेटिट्यूड की एक प्रेयर है जो ये दर्शाती है कि ईश्वर आपको आपकी प्लेट में खाना है, उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल रहें या एप्रिशिएटिव रहें, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर हो। तो इनडायरेक्टली आप क्या सीख रहे हैं, भोजन को वैल्यू करना सीख रहे हैं। इनडायरेक्ट हो गया। आपका टीचर आपके स्कूल में या आपके माता पिता या आपके दोस्त जो वो किस तरह से अपने से नीचे ओहदे वाले लोगों से बात करते हैं, वो आप इनडायरेक्टली सीख जाएंगे। वो कहीं लिखा नहीं है कि ऐसे ही बोला जाना चाहिए या ऐसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए, बट आप वो व्यवहार अपने टीचर का, उनके पहनावे से लेकर टीचर को रोल मॉडल मानता है ये बच्चा, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, इनडायरेक्टली आप बहुत कुछ सीख जाते हो स्कूल के माहौल से। सुबह प्रेयर हो रही है, जाते हुए मान लीजिए राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत होता था कई बार, तो वो आप इनडायरेक्टली सीख रहे हो, डिसिप्लिन सीख रहे हो। आप स्कूल में एक पर्टिकुलर टाइम पे आना है, नाखून काट के आने हैं, ये वो, तो नाखून काट के आना चलो ठीक है, आपके स्कूल में लिखा हुआ होगा कुछ रूल्स में, लेकिन इनडायरेक्ट वैल्यू क्या है इन सब चीजों की, बाल बना के आना है कि डिसिप्लिन में रहना है, साफ सुथरा रहना है। इनडायरेक्टली आप ये सारी वैल्यूज आपके अंदर आ रही हैं। बात सही है नहीं है? हाँ, तो ये एक बात हुई। हिडन करिकुलम वो अनरिटन चीजें हैं जो शायद लिखी नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है कि आपको टीचर को यार नहीं बोलना है। ठीक है रवि, ठीक। फिर यहां सीबीएसई का स्कूल था दिल्ली में, वो उतना मुझे पसंद आया नहीं कभी, मतलब सीबीएसई की वजह से नहीं, बट वो स्कूल ही थोड़ा खतरनाक था। चलिए खैर, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, यानी एजुकेशनल इंप्लीकेशन को क्या कहते हैं हम, शैक्षिक अनुप्रयोग। इस चैप्टर को आप क्लासरूम में कैसे यूज करेंगे, शैक्षिक अनुप्रयोग, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि आपकी जो लैंग्वेज है वो जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो लड़कियों को भी उसमें इन्वॉल्व करा सकते हैं। ये कि लड़के ज्यादा वजन उठा सकते हैं तो वजन उठाने वाले काम अगर आप क्लास में बेंचेस इधर उधर करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, लड़कों को आप इन्वॉल्व करें, लेकिन लड़कियों को भी थोड़ा आप इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकती, है ना। तो ये आपको इन्वॉल्वमेंट, इंक्लूसिविटी लेकर के चलनी है, ठीक। दूसरा, जेंडर सेंसिटिव रहना है, स्टीरियोटिपिकल नहीं होना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बायसनेस नहीं दिखानी है, ठीक है। जो मीडिया में, बुक्स में जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करना है। जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने वाले उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। क्लासरूम में डिस्कशन कराना है कि अगर मान लीजिए किसी एक बच्चा होगा जिसके घर में दोनों माँ बाप क्या होंगे, वर्किंग होंगे। जैसे मेरी फैमिली में फादर और मदर दोनों वर्किंग थे। जब मामा जी के यहाँ रहती थी वहां मामी जी वर्किंग नहीं थी, बट यहां जब मैं आई, आधा जीवन मेरा, तो अगर हम बात करें तो थोड़ा हेल्प मान लो पापा करा देते हैं। जहां पे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं वहां पे एक अलग तरह की इक्वेशन होगी। जहां एक ही पेरेंट काम करता है तो हो सकता है एक व्यक्ति ही घर में काम कर रहा हो, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कई बार नेचर होता है। तो अब एक बच्चा जो ये मानता है कि मम्मी को तो काम करने जाना ही नहीं चाहिए, वो उनको तो घर पे रहना चाहिए, और एक बच्चा जिसके दोनों माँ बाप काम करने जाते हैं, तो उसकी जो स्टोरी है वो प्रभावित करेगी इस बच्चे को भी, या जिसकी सोच ये कहती है कि नहीं लड़कियों को तो घर में रहना चाहिए। मान लीजिए उसने अपने समाज से, अपने आसपास से ये सीखा है। दूसरा बच्चा जिसके घर में उसकी बहनें भी काम करती हैं, उसकी मदर भी काम करती हैं, तो वो एक अलग एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगा। तो जब चर्चा होगी इस तरह के एग्जाम्पल्स, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने वाले एग्जाम्पल्स जब आएंगे,
तो ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक होंगे। तो इस तरह की चर्चाएं भी क्लासरूम में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इसका शैक्षिक अनुप्रयोग कि हम स्टीरियोटाइप को प्रमोट ना करें, बायसनेस को प्रमोट ना करें। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये अच्छा सवाल है, इसमें आप थोड़े फंसेंगे। असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत आते हैं अब। असर्शन और रीजन, कथन और कारक या कथन और कारण। हाँ देखो कब आता है सीटेट का नोटिफिकेशन, अब तो तैयारी तो करनी ही है, कभी भी आए। हाँ देखिएगा, तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। एट अ वेरी, असर्शन यानी स्टेटमेंट या कथन क्या है वो पढ़ेंगे पहले। स्टेटमेंट या कथन क्या कहता है ये? एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज टॉयज वाइल बॉयज प्रेफर टू प्ले विद कार्स। यानी बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। यानी इसका कारण यह बताया है कि ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, यानी उनका सामाजिकरण। हम अभी बात कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, सोशलाइजेशन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है ये जेंडर, कि बच्चों का सामाजिकरण एक अर्ली एज से ही ऐसा हो जाता है। लड़कियों को घर घर खेलना चाहिए और लड़कों को जो है उनको कार्स वाले गेम या एडवेंचर वाले गेम देने चाहिए। उनको पापा लेकर के आ रहे हैं या मम्मी लेकर के आ रही है एडवेंचरस गेम, गन लेकर के आ रही है मान लीजिए, और लड़कियों को जो है पिंक कलर ही ला करके दिया जाता है, लड़कियों को ब्लू लाया जाता है। तो वो वही चूज करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को भी वैसे ही करते देखा है, अपनी दादी को भी वैसे ही करते देखा है, घर में खाना बनाते हुए देखा मान लीजिए, उन्हें भी लगता है मुझे भी खाना बनाना चाहिए, क्योंकि लड़की हूं तो खाना बनाना चाहिए, कोई बाहर से आए तो पानी पूछना चाहिए, मेरा भाई ना पूछे चलेगा। क्योंकि बच्चे सामाजिकरण की प्रक्रिया में जेंडर रोल्स भी सीख रहे हैं, यानी लैंगिक भूमिकाएं भी सीख रहे हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में जब लैंगिक भूमिकाएं बच्चे सीख रहे हैं तो क्या सीखेंगे? वो जो उस कल्चर में, उस संस्कृति में चल रहा होगा। भाई हमारे यहां मान लीजिए, हमारी संस्कृति में साड़ी, सूट, बुरखा, वॉटएवर जो भी हम यहां देख रहे हैं अलग अलग लोगों को, वेस्टर्न कल्चर में कुछ और चल रहा है। तो वहां जो बच्चा बड़ा हुआ होगा वो पहनना शुरू कर देगा। यहां पे हो सकता है वो साड़ी पहनना, सूट पहनना नॉर्मल माने। अगर सब कुछ चल रहा है तो सब कुछ पहनेगा। इट डिपेंड्स कि उसने अपनी मम्मी को, पापा को, मान लीजिए मेरी मदर मेकअप नहीं करती हैं तो मेरे लिए मेकअप करना बहुत नॉर्मल बात नहीं है। मैंने गांव में भी नहीं देखा अपनी मामी जी को भी या आसपास की महिलाओं को मेकअप करते हुए। मैं यहां आकर, मेरी सिस्टर को थोड़ा शौक है तो उनको देखा, बट मैं तब तक शायद उतनी बड़ी हो चुकी थी, मेरा खुद से कभी मन किया नहीं मेकअप का, है ना। तो मदर ने भी नहीं किया, तो मैंने आसपास अपने बहुत ज्यादा, घर में भी जब सिस्टर होती है तो ऐसा नहीं वो मेकअप करके घूम रही है, स्कूल जाती हैं थोड़ा सटल मेकअप करके जाती हैं, वैसा नहीं कि एकदम से ही चमक रहे हैं, है ना। प्रोफेशन का भी एक होता है जो इंटरनेट पे मैं देखती हूँ कई बार कि फीमेल टीचर्स कई बार इस तरह से जो है इतना मेकअप उनको या तो पता नहीं इंटेंशनली किया जाता है या क्या है, तो वो लाउड मेकअप कहते हैं उसको। वो उतना दर्शाया जा रहा है कि बच्चे का पढ़ने से ज्यादा आप पे ही ध्यान है। तो वो मैंने अपने आसपास मान लीजिए नहीं देखा, तो मुझे नॉर्मल हो गया। मेरे दिमाग में मेरा सोशलाइजेशन कैसे हुआ, हाँ बिना मेकअप के रहना नॉर्मल है। मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है और उन्होंने अपनी मदर को बचपन से ही प्रॉपर, जब वो जॉब पे जाती हैं तो उनका प्रोफेशन मान लीजिए उस तरह का है कि एक सर्टल वे में एक सर्टेन मेकअप करके जाना होता है प्रेजेंटेबल दिखने के लिए। तो उन्होंने देखा है, उनके लिए वो नॉर्मल हो गया बचपन से ही। जब उसने जिस बच्चे ने माँ को मेकअप करते हुए देखा है वो खुद भी उस चीज को नॉर्मलाइज कर लेगा। और शौक, या तो शौक भी कहीं से तो आता ही है ना, आप टीवी में देख रहे हैं तब आपको मेकअप का शौक है, आसपास आपने जो देखा है। तो वो सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में कि क्या चीजें एक्सेप्टेबल है, क्या चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या नॉर्म्स, क्या वैल्यूज आपको उठाने हैं, एक्वायर करने हैं, उसी तरह से आप जेंडर रोल्स को भी एक्वायर कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर जेंडर, पापा शर्ट पहनते तो मैं भी शर्ट पहन सकता हूं अगर मैं बेटा हूं तो, और मम्मी जो है ये करती है तो मैं भी ये कर सकती हूं। तो क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया में कल्चर, संस्कृति में जो सब कुछ चल रहा है वो आप उठा लेते हैं एज एन इंटरनलाइज कर लेते हैं, भर लेते हैं। उसी चक्कर में ये जो कहानी है कि लड़के जो है कारों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और लड़कियां जो हैं वो गुड़ियों के साथ, इसका सिंपल रीजन यही है कि ज्यादातर कल्चर में ऐसी ही चीजें, लड़कों को अगर कार ही दी जा रही है तो वो कार ही पसंद करेंगे। भाई मेरा दोस्त भी कार पसंद करता है, मैं भी कार पसंद करता हूं। और लड़कियों को अगर गुड़िया दी जा रही है, डॉल दी जा रही है खेलने को, या पिंक कलर दिया जा रहा है तो वो पिंक कलर को ज्यादा पसंद करेंगी। तो ऐसा होता है कि लड़कियां जो है पिंक कलर पसंद कर रही हैं और लड़के जो है वो ब्लू कलर पसंद कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ कल्चर, बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जो लैंगिक भूमिका, उनके दिमाग में जेंडर रोल्स बचपन से भरे गए हैं, चाहे वो मूवीज के थ्रू हो, है ना। पू को तो दिखा रहे हो आप मेकअप करते हुए, और जो आपका ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है कभी खुशी कभी गम में, वो तो नहीं कर रहा है।
अब लड़के भी मेकअप करते हैं आज के समय में, मेकअप में प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज कल्चर ने कैसे आपके दिमाग में डाली हैं चीजें। तो ये बात हम गलत नहीं कह सकते यहां पे कि लड़कियों को जो है कार से खेलना चूज कर, लड़के जो है वो कार से खेलना चूज करते हैं और लड़कियां डॉल्स। इसका रीजन ये स्टीरियोटाइप है, बिल्कुल इसको हमें ब्रेक करना है। बट बट ये एक हल्की सी सच्चाई इसमें छिपी हुई है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि बच्चे इंफॉर्मेशन को दिमाग में व्यवस्थित करते हैं, किस आधार पर ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, जो उन्होंने देखा है कि एप्रोप्रिएट एक लड़के और लड़की के लिए क्या है उनके समाज में, उनके कल्चर में। उनका कल्चर, उनकी संस्कृति क्या एक्सपेक्ट करती है कि अच्छा लड़की है और खाना बनाना नहीं आता तो आपको थोड़ा सा खराब निगाहों से देखा जा सकता है। वहीं लड़के को खाना बनाना नहीं आता, कोई पूछता भी नहीं है, सेकेंडरी क्वेश्चन है। जबकि खाना बनाना लाइफ स्किल है, दोनों को आए तो क्या दिक्कत है? ठीक है ना? भाई हम लड़के के लिए अगर गिफ्ट सेट लाते हैं तो क्रिकेट के बैट बॉल लेकर के आ रहे हैं हम, और लड़की के लिए गिफ्ट सेट ला रहे हैं तो हम डॉल लेकर के आ रहे हैं, बारबी। तो ये आप कहीं ना कहीं दिमाग में भर रहे हैं। भाई बच्चों को मौका तो दो। आपने अगर सारे ऑप्शंस दिए होते तो कितनी लड़कियां क्या स्पोर्ट्स में नहीं जा रही हैं, साइंटिस्ट नहीं बन रही हैं, कार में F1 रेसिंग नहीं कर रही हैं। तो हर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है, ये मौका ही नहीं देते हम। तो समाजीकरण के द्वारा ये भरा गया है। मुद्दा ये है, ये सही और गलत नहीं, गलत तो ये है ही, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा ही हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी लड़कियों को पिंक कलर ही पसंद आएगा। अगर आपने समाजीकरण डिफरेंट तरीके से किया होता तो लड़कियों को भी ब्लू कलर खूब पसंद आ रहा होता, और आता भी है, ऐसा नहीं है ना? तो अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव्स। तो ये बात सही है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसका कारण है, ये बात सही है, लेकिन इसका कारण क्या है? बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि भाई ये बात तो आप सही कह रहे हैं और जो रीजन है इसका वो भी सही से बता रहा है। हाँ, जैसे आयुषी कह रही है कि माय नीस ऑलवेज चूजेस कार। बिल्कुल, तो आप मौके दोगे तब तो। अगर ऐसा होता है, ठीक है, ये बात हमने सही मान ली, स्टेटमेंट सही है, बट इसका रीजन क्या है? संस्कृति में, सामाजिकरण में छिपा हुआ है। ये बायोलॉजिकली लड़के और लड़कियों के बारे में नहीं है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। जेंडर इज डोमिनेंटली अ और एन डैश कंस्ट्रक्ट, यानी जेंडर प्रमुख रूप से जो है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में और हर बार आता है, इसी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। जेंडर प्रमुख रूप से एक डैश निर्मित है या क्या, कैसा कंस्ट्रक्ट है? डोमिनेंटली, क्योंकि थोड़े बहुत बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट मेजरली समाज द्वारा ही सब कुछ निर्मित है। अगर देखेंगे आप तो मेजॉरिटी चीजें जो जेंडर का पूरा ड्रामा है वो समाज के द्वारा ही बनाया गया है ना? वो जो सिमोन दे बुआ का कोट है कि विमेन इज नॉट बॉर्न, शी इज मेड बाय द सोसाइटी। तो लड़कियां जन्म नहीं लेती, महिलाएं जन्म नहीं लेती, लड़कियां पैदा नहीं होती, उनको समाज द्वारा निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है कि तुम तो ऐसे रहो, ऐसे पहनो, ये करो। ठीक है जी। सोशल कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल। जेंडर, जीएस से आपको याद कराया था, जेंडर इज अ, ये जेंडर स्टडीज नहीं है, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। और एस बी क्या था? सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। अगर सेक्स लिखा होता तो बायोलॉजिकल हो जाता, यहां सेक्स लिखा होता तो बायोलॉजिकल होता। हमसे जेंडर पूछा है तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। क्या है? एक सामाजिक संरचना है। ठीक है। जैविक संरचना, अगर यहां सेक्स लिखा होता, लिंग लिख देते हिंदी में भी, इंग्लिश में। इस बार आपका ये अच्छा कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी है कि जेंडर लिख दे, नहीं तो लिंग ही लिखा होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों साइड, तो आपको इंग्लिश में चेक कर लेना है। अगर वहां सेक्स लिखा है तो जैविक चूज कर लो, वहां जेंडर लिखा है तो सामाजिक चूज कर लो। ठीक है, और किसी का तो कोई ऑप्शन यहां ठीक बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आर टीचर्स रिमार्क टू बॉयज इन अ को एजुकेशन, यानी कोएड स्कूल है, जहां पे एक टीचर कहते हैं कि लड़कों को कह रहे हैं एक टीचर, बी अ मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, वुड एनकरेज व्हाट? यानी सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगी? बताइए। पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, ये जो टिप्पणी है ये किसको बढ़ावा देगी? फटाक से बताओ।
प्रियांश कह रहे हैं मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू ही है। बहुत बढ़िया जी। मेरे पास भी पता नहीं कितने कपड़े हैं, मैं तो ब्लैक खैर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो कलर है ही नहीं है, उसको कलर में नहीं काउंट कर सकते, बट ब्लू भी बहुत कपड़े हैं मेरे पास ब्लू कलर के। ये क्या है, स्टीरियोटाइप है कि बी अ मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। क्या होता है बिहेव लाइक गर्ल्स? अगर लड़कों को सॉफ्टली बात करना अच्छा लगता है तो वो कह सकते हैं, इसमें क्या बिहेव लाइक गर्ल्स क्या है? इसी तरह से वो लड़कियां जो थोड़ा सा जो सो कॉल्ड हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं लड़कों के, कि लड़कों जैसे रहती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, टॉमबॉय कह दे रहे हैं। ठीक है ना? तो पुरुष बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, ये एक स्टीरियोटिपिकल वो है स्टेटमेंट। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि अच्छा पापा भी खाना बना सकते हैं, मम्मी भी खाना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वालिटी यानी समानता, इक्विटी पे हमें ध्यान देना है, समता जिसको कहते हैं, और जेंडर पैरिटी का ध्यान रखना है, यानी समता, जैसी जरूरत हो वैसे आप एम्पावर करना है, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है आपको। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगी। मैम आंसर देते हैं, आप बताती ही नहीं है सही है कि गलत है। सुमित सारे आंसर्स कैसे देख लूंगी यार, बहुत कई हजारों की संख्या में कमेंट्स जा रहे होते हैं। हाँ, वाह वाह, आयुषी कह रही है ये बहुत है मैं अपने पापा की शॉप पे बैठी थी, पापा की चेयर पे, तो एक अंकल आए, उन्होंने मेरे को पैसे कम दिए, उनको लगा मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी, या लड़कियों का गणित कमजोर होता है, या ड्राइविंग कमजोर होती है, ये सब स्टीरियोटिपिकल बातें हैं। हजारों हजार उदाहरण हैं जहां, और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसमें समाज ने मौके नहीं दिए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या है। ठीक है जी, चलिए खैर ये तो हुई एक बात। गांव समाज में कोई किसी से जीत नहीं पाता है और लड़ नहीं सकता है तो दूसरे आदमी बोलता है चूड़ी बनी। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारी, ये बात बिना कहे भी जो बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ है मेल्स की वो डिफरेंट है लड़कियों से, इसमें कुछ भी गाली जैसा नहीं होना चाहिए ये, है ना? एनीवेज चलिए आते हैं, अराउंड व्हाट एज डू चिल्ड्रन, और जहां जहां अभी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की दिक्कत है वहां वहां ये सब समस्याएं अभी और ज्यादा हैं, क्योंकि वहां मसल ओरिएंटेड काम ज्यादा है। मसल ओरिएंटेड एज इन जिसमें शारीरिक बल ज्यादा लगता हो। अराउंड व्हाट एज डू चिल्ड्रन जनरली गेट एन इनिशियल सेंस ऑफ जेंडर रोल्स, अराउंड किस उम्र में बच्चे को जेंडर रोल के बारे में प्रारंभिक समझ आ जाती है, उसको आइडिया लग जाता है कि जेंडर रोल क्या है। चलिए भाई, कोई कह रहा है मेरी दो लड़कियां लड़कों की तरह रखते हैं। देखो ये भी एक तरह से छिपा हुआ स्टीरियोटाइप ही है हमारे दिमाग में, लड़कों की तरह क्यों रखना है हमको, जो वो हैं वैसी तरह रखें, वो अपनी तरह रहें, वो, है ना? हालांकि इस बात से आप यही दर्शाना चाहते हैं, ये भी हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमें ये बताने के लिए कि हम अपनी बच्चियों को क्या रखते हैं, मतलब मुझे भी ऐसा ही कहा जाता था जब मैं अपने मामा जी के, तो वो भी उसी तरह से रखते हैं, नहीं हमारी बेटी तो सब करती है, बाइक चलाती है, स्पोर्ट्स में ये है वो है, हम तो मतलब कोई फर्क नहीं करते हैं नॉल। वो ये बड़े होकर के समझ में आया, ठीक है बड़ी अच्छी बात है कि आप, लेकिन ये हमारी जो एम्पावरमेंट की भाषा है वो भी इस तरह की है कि लड़कों की तरह रखना भी हम अपने आप में बहुत अच्छी बात मान रहे हैं, जो कि तरह क्यों रखते हैं भाई, जैसे वो हैं वैसे उनकी तरह रखते हैं हम उनको, है ना? मतलब इसका मतलब सिंपल है कि आप तो अपने एंड पे अच्छा ही कर रहे हैं कि आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, सारी चीजें फ्रीडम देते हैं। लड़कों की तरह रखने का मतलब यही तो है, क्योंकि बट ये भी एक तरह का स्टीरियोटाइप है जो हमें पता ही नहीं लगता। चलिए खैर, चलिए खैर, हाँ यही होता है, फिर कलेश होते हैं ज्यादा, इसीलिए कई लोग स्टीरियोटिपिकल वे में कहते हैं लड़कियों को ज्यादा मत पढ़ाओ, क्योंकि वो पढ़ जाएंगी तो थोड़ा क्वेश्चन करेगा कोई भी इंसान जो पढ़ जाएगा। बी मिक्स क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे रहे हैं। चले आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़े, बताओ एक बार। मेरे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा, सब जगह है, ये विदेश और दुनिया तक में है, हमारे यहाँ ज्यादा है और भी जगह। ये जैसे जैसे एजुकेशन और समृद्धि आती है तो थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। 4 इयर्स, 4 साल की उम्र में इनिशियल सेंस आ जाता है कि मैं मेल हूं फीमेल हूं, वो एक बेसिक आइडेंटिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। जेंडर कांस्टेंट हो जाता है कुछ हद तक, कि जैसे आप कपड़े बदलते हैं वैसे आप जेंडर नहीं चेंज कर सकते,
अपना ये समझ 4-6 साल के भीतर बच्चे में आ जाती है। जेंडर कॉन्स्टेंसी बोलते हैं कि जेंडर कॉन्स्टेंट है ना, जेंडर कॉन्स्टेंट है, जेंडर कॉन्स्टेंसी कि मतलब आपको समझ आ जाता है बच्चे को कि जेंडर जो है कपड़े की तरह बदलने वाली चीज नहीं है। इनिशियल सेंस की बात हो रही है। ये देखिएगा एक और सवाल, असर्शन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिडिल स्कूल टीचर्स टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू लुक एट द पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द मीडिया क्रिटिकली। यानी माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। यानी अगर आप, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लड़कों की तरह क्यों, ये भी एक तरह का स्टीरियोटाइप है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं, यानी जो 14 साल तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं 6 से 8 प्राइमरी से लेकर के, वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे माध्यमिक स्कूल लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्रिटिकल थिंकिंग क्योंकि ये टीनेज में आती है 11 से 14 के बीच, तो ये 6 to 8 की बात हो रही है। तो शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। कि अगर स्टीरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल है कि खाना बनाने के एड में सिर्फ एक लड़की है जो खाना बनाती है, और एडवेंचरस एड में सिर्फ एक पुरुष है जिसको दिखाया जा रहा है, एड में मान लीजिए बाइक का एडवेंचरस एड है तो रणबीर कपूर को डाल दे रहे हैं, और अगर खाना बनाने का है तो मान लीजिए दीपिका पादुकोण को डाल दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपको बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करनी होगी कि पहचाने वो कि ये स्टीरियोटाइप है, ये सही बात नहीं है। वो भी मम्मी को भी कहें बच्चे, बताओ ये लोग कैसा एड बनाते हैं, क्या लड़कियां सिर्फ खाना बनाती हुई दिखेंगी एड में? उनको डिफरेंट रोल्स दे दो भाई। स्टीरियोटाइप को आपको ब्रेक करना है तो ऐसे स्टीरियोटिपिकल एड्स चला के थोड़ी ब्रेक होगा, उसके ऑपोजिट उदाहरण आपको पेश करने पड़ेंगे। तो ये बात सही है, टीचर्स को ये क्षमता बच्चों में आ जाए कि वो स्टीरियोटाइप को क्रिटिकली देख सके, आलोचनात्मक दृष्टि से देख सके, उनको पहचान सके कि कहां गड़बड़ है। मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी, बिल्कुल सही बात है। जो आप मीडिया में देख रहे हैं, जिस तरह के कार्टून, जिस तरह की मूवीज, जिस तरह के शोज, जिस तरह के पॉडकास्ट, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, बच्चे के लिए वो सोशलाइजिंग एजेंसी का काम करता है, सामाजिकरण की वाहक है वो, है ना। अगर मेरा भाई मुझे, मेरी मदर को, मेरी सिस्टर को काम करते हुए देख रहा है बचपन से ही, तो क्या उसके दिमाग में कभी आएगा कि लड़कियों का काम करना गलत बात है, घर से निकलना गलत बात है, या लड़कियां कमजोर होती हैं? वो तो खुद इतना चिंतित होता है कई बार कि यार ड्राइव करते हुए भी कई बार लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं मतलब उनसे छीन करके जो है गाड़ी चला रहे हूं, अगर लड़कियों के केस में। तो बहुत सारी चीजों को लेकर सेंसिटिव है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देख करके। तो वो एक उसका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया, उसकी सोशलाइजेशन डिफरेंट हो गया इस चीज में। नंबर कम ले ज्यादा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक इंसान तो अच्छा बन जाए। तो अगर हम बात करें तो वो सोशलाइजिंग एजेंसी जो है वो मीडिया या परिवार या जो भी आप आसपास देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। ये बात एकदम सही है, बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट है बात, बहुत तारीफ करता है, एकदम खुश होता है। अभी टीनेजर है, 10th की है, तो एकदम वो मेरी ड्राइविंग से इतना खुश रहता है जिसकी हद नहीं है। यार मैं तो ड्राइवर भी नहीं रखूंगा, बड़े होकर के मैं तो कहूंगा यार तुम चला लो, मुझे तुम्हारी ड्राइविंग पे ज्यादा भरोसा है। तो ये सोशलाइजिंग हुई कैसे? माहौल से, मीडिया से, आसपास के लोगों से। तो अगर घर में नहीं है उस तरह की स्थिति, एटलीस्ट टीवी में भी ऐसी चीज तो मत देखो। पढ़ो तो अच्छे लोगों को जो स्टीरियोटाइप को प्रमोट ना करें, सुनो तो ऐसे लोगों को, ठीक है ना। बस शिवानी यही है, हालांकि आपको एक्सेप्शन ही ढूंढने, थोड़ा तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी। चीजें इतनी आसानी से बदल जाती तो फिर क्या ही था, फिर तो ज्योतिबा राव फुले पे जो है पिक्चर ना बन रही होती आज, और स्त्री प्रथा आज भी चल रही होती। तो बदलाव बहुत धीमे चलता है। हाँ, सोप के एड में सॉफ्टनेस के लिए सिर्फ लड़कियों को ही दिखा रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और लड़के अगर आज की डेट में थोड़ा सेल्फ केयर कर ले रहे हैं, मुंह धो ले रहे हैं, परफ्यूम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको हम कह रहे हैं अरे क्या लड़कियों की तरह रहते हो, है ना, तुमको तो रफ एंड टफ रहना चाहिए। अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि फैमिली ही प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट है ना। सामाजिकरण में पढ़ चुके हैं हम ये। इन ऑर्डर टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता या लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए क्या करना महत्वपूर्ण है? मेक क्रॉस जेंडर इंटरेक्शंस रेस्ट्रिक्टेड, यानी अंतर या अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित कर दो कि लड़के लड़कियां आपस में बात नहीं करेंगे क्लास में। लड़कियों की लाइन अलग है, लड़कों की लाइन अलग है। यही होता है ज्यादातर स्कूल्स में, क्योंकि वो बचपन से ही सोशलाइज उस तरह से हमने किया ही नहीं है। बहुत सारे माँ बाप तो कोएड में भेजते ही नहीं है। कोएड मतलब जहां लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं कि लड़की बिगड़ जाएगी। लड़के तो बिगड़ते ही नहीं है ना समाज के हिसाब से। तो ये क्या है कि लड़के लड़कियां स्कूल में बात करते दिख जाएं तो टीचर भी हल्ला मचा दे,
उनको इतना अलग रखो कि जब वो बात करें तो उन्हें लगे कि बस हमारे बीच में जो है वो सेक्सुअल टेंशन ही है जो एग्जिस्ट करती है, बाकी नॉर्मल रिश्ता, बाकी कोई दोस्ती एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो कि गलत बात है। तो मेक क्रॉस जेंडर इंटरेक्शंस रेस्ट्रिक्टेड, ये गलत है कि आप दूसरे जेंडर के साथ इंटरेक्शन को ही रेस्ट्रिक्ट कर दो। अवॉइड डिस्कशंस अराउंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी चर्चा जो है भेदभाव पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे अवॉइड ही करो कि अरे कोई आप तो सब ठीक हो गया, सब बराबर है, ये तो फालतू के मुद्दे हैं, ये चर्चा ही बंद कर दो। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है, इससे कभी भी समाज का भला नहीं होने वाला लॉन्ग रन में। प्रेजेंट एग्जांपल्स दैट चैलेंज दोज स्टीरियोटाइप्स, आपको ऐसे एग्जांपल्स प्रस्तुत करने हैं क्लास में जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हो, है ना। मान लीजिए कोई फीमेल है जो अच्छे से ड्राइव करती है, राइड करती है, स्पोर्ट्स में है, अगर कोई कमजोर की बात करें, मैथ्स में कमजोर की बात करें तो शकुंतला देवी आपके आसपास हैं। मेरी मतलब मेरा मैथ्स ठीक रहा है, मेरी एक फ्रेंड है उनका तो 100 on 100 एंड ऑल, तो ऐसी फीमेल्स आपको मिल जाएंगी। मेरी सिस्टर का मैथ्स ठीक रहा है, आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनका मैथ्स ठीक है, जो फीमेल्स हैं, अच्छा रहा है, या फिर ये कह लो। तो आप स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए एज अ टीचर, है ना। कोई कहे कमजोर है तो कर्णम मल्लेश्वरी का उदाहरण है, पीटी उषा का उदाहरण है आपके पास। लीडरशिप में अगर कमजोर हैं तो आपके पास, हमारे पास फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का एग्जाम्पल है। अमेरिका को देखो, आज तक भी कोई प्रेसिडेंट फीमेल नहीं बन पाई है, तो कहने को बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं। प्रैक्टिस जेंडर बायस थ्रू एवरीडे प्रैक्टिसेस, नहीं भाई, जेंडर बायस को प्रैक्टिस नहीं करना, अवॉइड करना है, चैलेंज करना है। बहुत सारी चीजों में हम प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन वो एक्चुअल कल्चर बहुत लोगों को पता ही नहीं है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग अभी जो जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या कहेंगे, चैलेंज करना ही कहेंगे। जो अभी सोफिया कुरैशी और जो आपकी एयरफोर्स, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, एयरफोर्स में जो लेडी थी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जब गवर्नमेंट भेजा, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करने वाला ही रोल है। हाँ, मैरी कॉम, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका। कल्पना चावला से लेकर के, और कितने उदाहरण हमारे पास हैं, अंतहीन उदाहरण है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने किए, और एक क्वेश्चन और कर लो आप लास्ट में, वैसे तो हम मुख्य बात कर चुके हैं। स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कंपटीशन, दिस रिफ्लेक्ट्स, यानी एक स्कूल है जो लड़कियों को प्राथमिकता देता है, क्योंकि सोलो सॉन्ग कंपटीशन यानी गाना गाने का कंपटीशन है, तो वो क्लास में मान लीजिए 20 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, तो वो लड़कियों को ज्यादा, व्योमिका सिंह, बिल्कुल, वो लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि गाना डांस करना लड़कियां अच्छा काम करेंगी, इसलिए लड़कियों को वो चूज कर रहा है स्कूल। तो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देना है। भाई गाना लड़के भी तो अच्छा गा सकते हैं, कि हमारे पास इनसे सोनू निगम से लेकर के मोहम्मद रफी साहब तक कोई उदाहरण ही नहीं है। तो गाना गाने का कंपटीशन है, डांस करने का कंपटीशन, तो लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है स्कूल, लड़कों को कम दे रहा है। तो यही स्टीरियोटाइप है। जब तक आप और मैं नहीं बदलेंगे तब तक ये सब नहीं खत्म होगा। ये जेंडर बायस है कि किसी भी एक तरफ झुके हुए हो आप, बेशक आप लड़कियों को चूज कर रहे हो, लेकिन वो है तो पक्षपाती ना, किसी भी एक तरफ झुके हुए हो। भाई दोनों को प्रेफरेंस दो आप, सिंपल बात। चलिए खैर, और बाकी ऑप्शंस क्या है, जेंडर ट्रेंड अप्रोच, प्रैग्मेटिक अप्रोच होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं, ये सब बेकार की बात है। प्रोग्रेसिव थिंकिंग तो ये बिल्कुल नहीं है। प्रोग्रेसिव थिंकिंग है जो प्रोग्रेस करती है, समय के साथ बेहतर होती है। जो मैं और आप चर्चा कर रहे हैं वो प्रोग्रेसिव थिंकिंग का उदाहरण है। समाज को बदलने की जरूरत है। अब कोई डाउट आपका हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ये टॉपिक हमारा एंड हो चुका है। हम सीधा मिलेंगे वेडनेसडे। जिसको ना पता हो